बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हम आते हैं। मेरे पापा फार्मर थे, हम 6 बहन भाई थे। मतलब बहुत ही सेक्रीफाइसेस होते हैं घर में, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में। उस परवरिश के साथ हम बड़े हुए। एंड दैट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम कि अपना कुछ एक बिजनेस होगा और इस तरीके से हम लोग कुछ करेंगे। तो एक तो ये अभी रिसेंटली मतलब दिख रहा है लोगों को बहुत तेजी से हुआ, बट ये काफी टाइम से स्टार्ट हो चुका था। और मैंने जैसे पिछले पॉडकास्ट में 5 साल पहले हमारी बातें कंसल्टिंग नाम से एक फर्म हमने स्टार्ट की थी, जो प्रोपराइटरशिप फर्म थी। फिर क्योंकि उसको रीब्रांडिंग किया नेक्सिवा से हमने। तो अभी पिछले 2 साल से जब से हम ये मार्केटिंग स्टार्ट किया, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की, तो लोगों को जानने का मौका मिला कि नेक्सिवा है, नेक्सिवा ये सब सर्विसेज देते हैं। तो स्केलेबल हुआ हमारा बिजनेस का। मैं नंबर से बात करूं तो लास्ट ईयर से ये ईयर जस्ट डबल की ग्रोथ है। 100% की ग्रोथ के साथ हम लोग ग्रो किए हैं। एक रूम भी नहीं था, टेबल था, बस टेबल पे 2 लोग बैठ के काम करते थे। रूम से एक फैक्ट्री खोलना बड़ा ड्रीम होता है। लोग ऐसा टाइम भी आया कि ना मार्केट में ये फैल गया था कि वाटर मिल बंद है, राज सिंह रोड पे आ गया है। 98% टीम हमें छोड़ के चली गई थी क्योंकि वो डिमोटिवेट हो गए थे, जो कि नॉर्मल फीलिंग है। तो वो छोड़ के चली गई थी। 2% टीम हमारे साथ थी और हमारे अकाउंट में इतना कैश नहीं था कि हम 2% एम्प्लॉयज की सैलरी भी निकालते हैं। मतलब लेकिन फिर भी हमने तब तक हार्डवर्क करते रहे और हमें काम मिला और हम ऐसी सिचुएशन से भी निकले। जो बाकी लोगों से हमें लगातार फीडबैक मिल रहा था कि यार ठीक है, डिजाइन सही है, कंसल्टिंग ठीक है, आपने बता तो दिया कि ऐसे ऐसे करना है, बट एग्जीक्यूशन मेक्स द डिफरेंस। तो बहुत सारे जो अच्छे क्लाइंट्स थे हमारे, जो इमर्जिंग फसाड कंपनीज थी, वो बार बार हमें बोल रहे थे कि आप खुद एग्जीक्यूशन में आ जाए। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं राज सिंह और प्रीति सिसोदिया, नेक्सिवा के को-फाउंडर्स। नेक्सिवा एक फसाड और फेनेस्ट्रेशन कंसल्टिंग फर्म है, ग्रेटर नोएडा में बेस्ड, 2021 में फाउंडेड। राज क्वालिफिकेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हैं, प्रैक्टिस में फसाड इंजीनियर। इस इंडस्ट्री में उन्हें 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। प्रीति नेक्सिवा की डिज़ाइन हेड हैं फेनेस्ट्रेशन के लिए। उनकी एक्सपर्टीज़ है प्रोडक्ट डिज़ाइन और वैल्यू इंजीनियरिंग। और रिसेंटली नेक्सिवा ने एक बड़ा माइलस्टोन क्रॉस किया है। नया ऑफिस और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट हुआ है ग्रेटर नोएडा में। राज भाई, प्रीति, आपका स्वागत है। राज भाई, प्रीति, नया ऑफिस, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये सब कुछ काफी तेजी से हुआ है। पिछले कुछ महीनों में नेक्सिवा के लिए क्या बदला है और इस माइलस्टोन ने आप दोनों को पर्सनली क्या फील करवाया है? रियली प्राउड फीलिंग कि मैंने अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में ही बोला था कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हम आते हैं। मेरे पापा फार्मर थे और हम 6 बहन भाई थे। मतलब बहुत ही जो सेक्रीफाइसेस होता है घर पे, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में, उस परवरिश के साथ हम बड़े हुए। एंड दैट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम कि अपना कुछ एक बिजनेस होगा और इस तरीके से हम कुछ करेंगे। वो एक तो ये अभी रिसेंटली मतलब दिख रहा है लोगों को बहुत तेजी से हुआ, बट ये काफी टाइम से स्टार्ट हो चुका था। और मैंने जैसे पिछले पॉडकास्ट में 5 साल पहले हमारी बातें कंसल्टिंग नाम से एक फर्म हमने स्टार्ट की थी, जो प्रोपराइटरशिप फर्म थी। फिर क्योंकि उसको रीब्रांडिंग किया नेक्सिवा से हम लोग। तो अभी पिछले 2 साल से जब से हम ये मार्केटिंग स्टार्ट किया, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की, तो लोगों को जानने का मौका मिला कि नेक्सिवा है, नेक्सिवा ये सब सर्विसेज देते हैं। तो स्केलेबल हुआ हमारा बिजनेस। अगर हम जर्नी की बात करें तो मैं नंबर से बात करूं तो लास्ट ईयर से ये ईयर जस्ट डबल की ग्रोथ है। 100% की ग्रोथ के साथ हम लोग मोर देन 100%। तो अभी मुझे सुना है कि क्या आंसर करना है। बिल्कुल परफेक्ट कहा आपने।
प्रीति आप इसमें कुछ ऐड करना चाहती हैं? हम दोनों का एक सपना था, कंसल्टेंसी फर्म तो हमने काफी टाइम से खोली हुई थी। एक रूम भी नहीं था, टेबल था, बस टेबल पे 2 लोग बैठ के काम करते थे। रूम से एक फैक्ट्री खोलना बड़ा ड्रीम होता है। लोग कहते हैं कि करो, नहीं कोई बात नहीं। हम किसी से भी डिस्कस करते तो वो कहते हैं कि अरे नहीं, तुम्हारी ना किस्मत अच्छी है, इसलिए ये हो गया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। बट जब हम दोनों हार्ड वर्क करते हैं ना, और हम उस पुराने दिन को याद करते हैं, पिछले 5 साल पुराने, तो हमारे गूज़बम्प आ जाते हैं कि मतलब क्या टाइम था। एक टेबल से और एक फैक्ट्री पे आना, वो स्ट्रगल है बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा ऐसा टाइम भी आया है कि ना, मार्केट में ये फैल गया था कि वादन में बंद है, राज सिंह रोड पे आ गया है। 98% टीम हमें छोड़ के चली गई थी क्योंकि वो डिमोटिवेट हो गए थे, जो कि नॉर्मल फीलिंग है। तो वो छोड़ के चली गई थी। 2% टीम हमारे साथ थी और हमारे अकाउंट में इतना कैश नहीं था कि हम 2% एम्प्लॉयज की सैलरी भी नहीं पाते हैं। मतलब, लेकिन फिर भी हमें तब तक हार्डवर्क करते रहे और हमें काम मिला, और हम ऐसी सिचुएशन से भी निकले। फिर हम जब लोगों के बीच में या अपने रिलेटिव्स के बीच में जाते हैं तो वो बस एक ही वर्ड कह के कह देते हैं, अरे तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए तुम आगे निकल गए। बट बहुत हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्क किया है हमने। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग्स है हमारी, प्राउड फीलिंग्स है। ये वाकई बहुत प्राउड होने की बात है कि हम हम्बल बिगिनिंग से स्टार्ट होके यहाँ तक पहुँचे हैं। राज भाई, नेक्सिवा पहले प्योर कंसल्टिंग फर्म थी, अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी है। ये शिफ्ट क्यों, और बिजनेस मॉडल में प्रैक्टिकली क्या बदलाव आता है इससे? तो बिजनेस मॉडल में तो शायद कोई चेंज नहीं, क्योंकि B2B पहले भी सर्व कर रहे थे और अभी हम B2B ही सर्व कर रहे हैं। तो आई थिंक बिजनेस मॉडल में कोई फर्क नहीं है। और पहले भी हम 3 ऑडियंस को ही, 3 कस्टमर्स को टारगेट कर रहे थे, आर्किटेक्ट्स, डेवलपर और फसाड कंपनी। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा कस्टमर है वो मेन कस्टमर रहेगा फसाड कंपनी। जब हम अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे थे कस्टमर्स को, तो 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक है ओवरऑल सिस्टम का डिजाइन, कि सिस्टम क्या सेलेक्ट करना है। दूसरा सिस्टम का प्रपोजल, वैल्यू इंजीनियरिंग जिसमें हम लोग आ रहा था। और तीसरा है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में अगर 3 चीजें आ जाती हैं, सर्वे, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन, साइट की जो फिक्सिंग होती है हमारी। जो बाकी लोगों से मैं लगातार फीडबैक मिल रहा था कि यार ठीक है, डिजाइन सही है, कंसल्टिंग ठीक है, आपने बता तो दिया कि ऐसे ऐसे करना है, बट एग्जीक्यूशन मेक्स द डिफरेंस। एंड ये हमने खुद भी देखा, मैं एज ए फॉरेंसिक ऑडिटर भी जाता हूँ, तो हम देखते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ गैप इन द एग्जीक्यूशन। जो कंसल्टेंट ने या इंजीनियरिंग के टाइम पे डिस्कस हुआ है कि ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होना है, वो एग्जीक्यूशन में कुछ और ही लेवल की एग्जीक्यूशन होती है। तो बहुत सारे जो अच्छे क्लाइंट्स थे हमारे, इमर्जिंग फसाड कंपनी थी, वो बार बार हमें बोल रहे थे कि आप खुद एग्जीक्यूशन में आ जाए और आप हमें सर्व करें, आपके मॉडल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्वांटा विंडो जो जिनके साथ अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया, तो वहां में कंसल्टिंग माइंडसेट से गया था। उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उनको अपने फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी, मैन्युफैक्चरिंग के कुछ चैलेंजेस थे। तो फिर जब डिस्कशन हुआ तो बोले कि व्हाई नॉट यू शुड स्टार्ट दी मैन्युफैक्चरिंग फॉर अस। और फिर मैं पहले से जानता हूँ कि बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज है, लाइक आप FMCG इंडस्ट्री में देखेंगे, लाइक पेप्सिको का बड़ा क्लासिक एग्जांपल है कि ब्रांडिंग और डिमांड जनरेशन पेप्सिको करती है और वरुण बेवरेजेज उनके व्यापार बनाती है। सेम में आप शूज इंडस्ट्री में देखेंगे, एडिडास या नाइकी का जूता उनकी फैक्ट्री में नहीं बनता। इवन एप्पल जैसी कंपनी, फॉक्सकॉन उनके लिए एज ए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो हमें लगा कि शायद ये भी एक मॉडल हो सकता है और एक स्केलेबल मॉडल है, क्योंकि कंसल्टिंग लेवल के बाद स्केलेबल नहीं है। तो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा उनका, और फिर हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया एंड क्वांटा विंडो डेवलप फर्स्ट कस्टमर। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ग्रेट। प्रीति, फेनेस्ट्रेशन को अक्सर एक स्पेसिफिकेशन एक्सरसाइज की तरह ट्रीट किया जाता है, इंजीनियरिंग की तरह नहीं। आप वैल्यू इंजीनियरिंग को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करती हैं, और क्लाइंट को सीधा क्या फायदा मिलता है? पहले हमारे पास ना टेंडर आता है कस्टमर की तरफ से, हम उस टेंडर को पढ़ते हैं। उस टेंडर में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे लिए होते हैं, जैसे कि लाइक अ विंड लोड,
विंडो शेड्यूल, ग्लास स्पेसिफिकेशन, तो हम इन सब चीजों पर स्टडी करते हैं। फिर स्टडी करके हम उसकी वैल्यू इंजीनियरिंग करते हैं। हम देखते हैं कि कभी कभार ना मतलब जो स्पेसिफिकेशन कस्टमर ने लिखे होते हैं वो स्पेसिफिकेशन उसके लिए उस बिल्डिंग के लिए उस जगह के लिए एग्जीक्यूट ही नहीं करते। लाइक उनको 32 mm का ग्लास चाहिए और वहां पे जरूरत ही नहीं है हम 32 mm ग्लास के लिए, हम वहाँ पे वैल्यू इंजीनियरिंग करके ग्लास डिक्रीज करते हैं, उससे उसकी कॉस्ट डिक्रीज होती है। दूसरा हार्डवेयर, उनको मल्टी पॉइंट लॉगिंग चाहिए, 4 पॉइंट लॉगिंग चाहिए, 5 पॉइंट लॉगिंग चाहिए, बट उस विंडो के लिए शायद 2 पॉइंट लॉगिंग पे भी काम हो जाता है। उससे हम हार्डवेयर भी सेलेक्ट करके देते हैं। तीसरा है हमारा सिस्टम। सिस्टम उनको हाई प्रोफाइल जो सबसे कॉस्टली होता है, क्योंकि वो लोग इस बैकग्राउंड से होते ही नहीं है, उनको नॉलेज नहीं होती है। तो जो सबसे कॉस्टली होता है वो सोचते हैं यही सबसे अच्छा है, यही सबसे बेस्ट है। तो सिस्टम भी काफी कॉस्टली वो मेंशन कर देते हैं उस टेंडर में। तो हम सिस्टम का सिलेक्शन करते हैं कि ये सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा, तो सिस्टम सिलेक्शन चेंज करके देते हैं हम। उससे हमारी ना कॉस्ट काफी कम होती है, जिससे कस्टमर को कॉस्ट का काफी फायदा होता है। मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा अपनी वाली बात को। तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल 32 mm का एक रियल ये केस स्टडी एक टेंडर में आया कि 32 mm ग्लास लगाना है स्लाइडर विंडो में, और स्लाइडर्स के मैक्सिमम सिस्टम अगर आप देखेंगे 24-26 mm के लिए डिजाइन होता है, और उसके ऊपर जाएंगे तो हाइट सिस्टम्स पे आ जाता है। कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम 10 to 20% इंक्रीज हो जाती है अगर आप उस सिस्टम में शिफ्ट करेंगे। एंड मेजोरिटी ऑफ दी कंपनी के पास वो सिस्टम है भी नहीं कि जिसमें स्लाइडर पे 32 mm ग्लास लगे। तो फिर उसमें विंड लोड की इंजीनियरिंग होती है कि कॉर्नर्स पे विंड लोड ज्यादा होता है, सरफेस पे कम होता है सेंटर में। उसमें भी आप बाय पार्टिंग कर सकते हैं कि बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर पे विंड लोड कम है, हायर फ्लोर्स पे ज्यादा है। तो उस तरीके से पहले हम विंड लोड की इंजीनियरिंग करते हैं कि ग्लास का सिलेक्शन जो थिकनेस है वो मेनली डिपेंड करती है कि आपका विंड लोड कितना है। फिर हमने उसी प्रोडक्ट में पाया कि नहीं, 80% ऑफ एरिया में आप 24 या 26 mm ग्लास लगा सकते हैं, जो मेजॉरिटी सिस्टम सप्लायर्स के पास सिस्टम है अवेलेबल। ओनली 20% एरिया ऐसा है जहां पर 32 mm की जरूरत है। तो फिर हमने डेवलपर से डिस्कस किया 80-20 रूल वहां पर अप्लाई किया, वी एग्रीड कि वहां पर थोड़ा सा रिड्यूस्ड विंडो के साथ हम लोग 24 या 26 में जनरलाइज। तो दैट्स हाउ जो आपने पूछे कि स्पेसिफिकेशन है कि जो कंसल्टेंट ने दे दिया है या डेवलपर ने दिया है, ये क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आई, देन वी सी कि हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज दिस स्पेसिफिकेशन। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ द कंसिडरेशन जो आप दे रहे हैं, आप कॉस्ट भी कम कर रहे हैं, Yes. एंड गिविंग अ बेटर सॉल्यूशन Yes. व्हिच इज विन-विन फॉर एवरीबॉडी। So we can say in Malay, without compromising on the performance, we are optimizing the cost. That's my point. Okay. This brings me to my next question basically. प्रीति, इस नए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में आपका रोल और आपकी टीम का काम कैसे इवॉल्व हुआ है? कोई भी फैब्रिकेशन ना डिजाइन से स्टार्ट होता है। अगर उसका डिजाइन अच्छा है ना तो फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन बहुत इजीली एग्जीक्यूट होता है। पहले हम सिर्फ डिजाइन करते थे, बट अब हमारा जो काम है वो हमारी जो टीम है वो फैब्रिकेशन की तरफ एक्सटेंड होती है। अब हमें फैब्रिकेशन में देखना पड़ता है, जाकर टेस्ट करना पड़ता है कि जो हमने डिजाइन लिया है क्या वो एग्जीक्यूट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। इंस्टॉलेशन में भी जाकर देखना पड़ता है कि जो हमने डिजाइन लिया है वो हमारा इंस्टॉलेशन में एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हमारा इन्वॉल्वमेंट उसमें बढ़ गया है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसमें थोड़ा सा अगेन मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करूंगा। लाइक जब बेसिकली डिजाइन करते हैं तो उसमें विंड, वाटर एंड एयर तीन स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये तीनों ही चीजें विंड, वाटर, एयर जितना डिजाइन पर डिपेंड करता है उतना ही फैब्रिकेशन इंस्टॉलेशन पर भी डिपेंड करता है। तो पहले क्या था कि उन्होंने डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरीफाई कर दिया कि अच्छा क्लास 4 एयर टाइटनेस है, क्लास 4 वाटर टाइटनेस है, क्लास 7 है, 7.9 है, और विंड लोड 1.52 kg उसके लिए सिस्टम को चेक कर लिया थ्योरेटिकली, और हमने आगे बढ़ा दिया कि इट इज ओके फ्रॉम द डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। बट जो शॉप फ्लोर पर लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या उनको मालूम भी है कि वो कितने क्लास के वाटर टाइटनेस के सिस्टम को फैब्रिकेट कर रहे हैं या इंस्टॉल कर रहे हैं? सिमिलरली फॉर एयर टाइटनेस और सिमिलरली फॉर विंड लोड। तो अभी जो प्रीति जी की टीम है वो ये इंश्योर करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वाटर टाइटनेस में उसमें ड्रेनेज का पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वेट एरिया क्या है, ड्राई एरिया क्या है, वेट एरिया में कितने फ्रीक्वेंसी पे होल्स आएंगे,
ड्राई एरिया में कितने होल्स आएंगे, क्या डाया होगा, कौन सा ड्रेनेज कैप लगेगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक सिस्टम को उसकी परफॉर्मेंस के लिए रेडी करती है। सिमिलरली फॉर विंड लोड एक आपकी स्पेसिंग आती है फास्टनर की, अगर फास्टनर की स्पेसिंग सही नहीं है, मान लीजिए हमने डिजाइन में डिफाइन किया कि एट एवरी 350 mm देयर शुड बी ए फास्टनर हो, लेकिन जब आप फैब्रिकेट करते हैं और स्पेशली जब प्रेशर होता है प्रोडक्शन का, तो लोग 700 पे कर देंगे, क्योंकि जितने कम होल्ड करेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ जाती है, या 600 पे कर देंगे। बट दे आर नॉट अवेयर कि जब हम 700 पे होल्ड कर रहे हैं या 600 पे कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट साइड पर विंडो लगने के बाद होगा। तो इस तरीके से अभी हमारी जो टीम है, जिस टीम को प्रीति जी लीड करती हैं, उनका रोल अभी और इवॉल्व हो गया है कि वो चेक करना कि आर वी एग्जीक्यूटिंग द सेम थिंग दैट वी डिजाइन। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बस ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई बार जो डिज़ाइन होता है और जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें बहुत गैप्स रह जाता है, और अल्टीमेटली जो इश्यूज आते हैं वो गैप्स के कारण नहीं आते। बिल्कुल सही बात है। ओके, इससे मेरा अगला सवाल ये से स्टार्ट होता है। एक इंटरेस्टिंग बात, इंडिया के पुराने वर्नाकुलर घर बिना एसी के कूल रहते थे, सिर्फ स्मार्ट डिजाइन से। फ्रेंच विंडोज वेंटिलेशन के लिए इनएफिशिएंट होता है, ज्यादा ग्लास, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या आप एग्री करते हैं? आज के होम ओनर्स और डेवलपर्स विंडो सिलेक्शन में क्या गलतियां करते हैं? तो जो आपने बोला कि एंशिएंट साइंस जो है, मैं क्योंकि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी पुराने आर्किटेक्चर्स को स्टडी करता हूँ, और स्पेशली फसाड पॉइंट ऑफ व्यू से, फेनेस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ, तो इसमें हवा महल जो जयपुर का मैं काफी एग्जांपल देता हूँ जो बहुत ही अच्छी से डिजाइन है, और जो जो मेथड्स हम आज भी यूज करते हैं, ठीक है। तो एयर का फ्लो कैसा होगा, वेंटिलेशन का क्या डायरेक्शन होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में जो एयर का डायरेक्शन है या विंड का डायरेक्शन है, वो नॉर्थ टू साउथ है या ईस्ट टू वेस्ट है। सन का जो एनालिसिस है कि सन साउथ फेसिंग फसाड में क्या है, ईस्ट फेसिंग में क्या है, नॉर्थ फेसिंग में क्या है। तो ये सारी चीजें हमारे जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर थे, वो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जितनी मैं बिल्डिंग्स को स्टडी करता हूँ कि वो वेल अवेयर थे उन चीजों से। और कहीं ना कहीं जो इंस्पिरेशन है हमारी फसाड इंजीनियरिंग की हमें वहां से मिलती है। तो मैं 2-3 एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि परफोरेटेड जालियां, जितने पुराने स्ट्रक्चर्स देखेंगे, पहले एसी नहीं थे, कूलर पंखे भी नहीं थे, सब नेचुरल वेंटिलेशन से ही गर्मी को कम करते थे। तो उसमें जालियों का बड़ा, जितना भी मुगल आर्किटेक्चर देखेंगे उसमें जालियों का बड़ा रोल है। और अभी भी आप मॉडर्न डिजाइन जितना देखें, स्पेशली साउथ फेसिंग फसाड में ग्लास फसाड है, ग्लास के ऊपर परफोरेटेड जाली जो मेटल की हो सकती हैं, लाइमस्टोन की हो सकती हैं, बाकी और कोई मेटेरियल्स की हो सकती हैं, बट जाली अभी हम लोग यूज कर रहे हैं आज के मॉडर्न फसाड्स में। सिमिलरली पहले वॉल्स को थिक कर दिया जाता था इंसुलेशन बढ़ाने के लिए, तो अभी डबल स्क्रीन फसाड की हम लोग बात कर रहे हैं। डबल स्क्रीन फसाड साउंड और थर्मल, हीट और साउंड दोनों में बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। हम तीसरी जो चीज देखेंगे पुरानी बिल्डिंग्स में, छज्जा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, शील्डिंग डिवाइस हम बोलते हैं, स्पेशली जो साउथ ईस्ट और वेस्ट फेसिंग फसाड्स हैं उसमें, क्योंकि सन इज द ओनली सोर्स ऑफ द हीट। और एज ए यूजर मुझे लाइट चाहिए, डे लाइट चाहिए, इन्हें कंट्रोल्ड डिनर, पूरी डे लाइट भी होगी तो ग्लेयर की प्रॉब्लम आती है। बट यस, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है मुझे उसको पूरा, मैं एज ए यूजर चाहता हूं कि वो पूरा रुक जाए, जो कि 100% प्रिवेंट करना मुश्किल है थ्रू एनी डिवाइसेज या एनी इंजीनियरिंग। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको देखते हैं कि कितना कम हो सकता है। तो उसमें छज्जा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम छज्जा लगा देते हैं किसी विंडो के ऊपर या किसी फसाड में जहां डायरेक्ट सोलर हीट टच कर रही है उस पर्टिकुलर फसाड एलिमेंट को, तो आपका जो अंदर हीट ट्रैप जो होती है वो काफी कम हो जाती है। पहला प्रिंसिपल यही होता था पुरानी बिल्डिंग्स में कि सोलर हीट टच ही ना करें, ठीक है। और अगर टच भी करें तो हम ऐसे एलिमेंट्स का, ऐसे मटेरियल्स का यूज करें तो उस हीट को कम एब्जॉर्ब करें। तो एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हर मटेरियल हीट को एब्जॉर्ब करता है,
इन दी फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन, और फिर वो री रेडिएट करता है उसको इन दी फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो जब वो लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलती है तो हीट जनरेट होती है, जिसको हम नॉन सोलर हीट बोलते हैं। तो एक ग्लास आपने सुना होगा, लोई ग्लास, वो काफी इफेक्टिव है ये नॉन सोलर हीट्स के लिए, स्पेशली लॉन्ग वेव रेडिएशंस को, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी कम करता है और एमिट भी कम करता है, इसको लो एमिसिविटी ग्लास बोलते हैं। सिमिलरली जो हम परफोरेशन जाली की बात कर रहे हैं, उसमें काफी मटेरियल्स में एडवांसमेंट है। हम बहुत सारे फसाड का मल्टी मटेरियल्स यूज कर रहे हैं जिनकी यू वैल्यू, जो नॉन सोलर हीट वैल्यू है, वो काफी कम है। तो ये सब एंशिएंट आर्किटेक्चर से हमको आइडिया मिलता है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स किस तरह के मटेरियल, किस तरह की इंजीनियरिंग करते थे हीट को अवॉइड करने के लिए, जो कि आज के टाइम में भी वैलिड है। थैंक्स, आपने बहुत क्लियरली बहुत बढ़िया समझाया। इसी के रिगार्डिंग सवाल ये है कि जैसे आजकल में जो कंक्रीट बिल्डिंग्स हैं, ये जनरली क्या करते हैं, दिन में हीट एब्जॉर्ब करते हैं और रात को रिलीज करता है। तो फॉर नॉर्मल होम ओनर उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे, एनीथिंग दैट कैन बी इम्प्रूव? तो मैं नॉर्मल होम ओनर्स के लिए बोलूंगा, अगर हम रेजिडेंस की बात करते हैं, कि तो वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन घर के लिए बहुत जरूरी, जो पहले रखते नहीं थे, ठीक है। और इवन जब कूलर नहीं थे या पंखे भी नहीं थे, तो उस समय हम विंडोज पर कुछ हम ग्लास होती थी, ड्राई ग्लास होती थी, तो उसको लगा के फिर उसको पानी से भिगो देते थे, कपड़ा करके कपड़े को गीला करके, जैसे कि जब हवा उसको टच करके आए तो ठंडी हवा है। बट ये कब पॉसिबल था कि क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर। तो एक सिंपल प्रिंसिपल है कि क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। ओपनिंग्स, इसीलिए आप देखेंगे अभी मॉडर्न आर्किटेक्चर में ओपनिंग्स लार्ज रखी जाती है और कोशिश ये की गई है कि क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर हो, जिससे कि कूलिंग लोड्स को कम किया जा सके। तो पहली एडवाइस है होम ओनर्स के लिए कि जब घर हम डिजाइन कर रहे हैं, एंड आर्किटेक्चर का एक सब्जेक्ट ये होता है कि क्रॉस वेंटिलेशन कैसे इंश्योर किया जाए घर के अंदर, तो क्रॉस वेंटिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है आपका मटेरियल का सिलेक्शन। विंडोज में लेके बहुत ही लोअर कैटेगरीज और बहुत ही हाई एंड सिस्टम्स हैं जो एनर्जी एफिशिएंसी को या कूलिंग लोड्स को 30 to 40% आपका कम कर सकते हैं। बट इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू दी बेटर इंजीनियरिंग, कि आप कौन सा फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा ग्लास सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसकी एयर टाइटनेस क्या है सिस्टम की, ये सारी चीजें आपके कूलिंग लोड्स को इम्पैक्ट करती हैं। तो मेरी दो ही एडवाइस है, पहला कि जब हम घर डिजाइन कर रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल स्टेज से ही हम क्रॉस वेंटिलेशन को जरूर ध्यान में रखें। दूसरा, जब हम विंडोज फिट कर रहे हैं तो हम ये कोशिश करें कि जो एफिशिएंट विंडो है, जो एनर्जी एफिशिएंट विंडो है, हम उनका इस्तेमाल करें। ओके राज भाई, आप असाही, कॉर्नियर और एडेनियम के जैसे बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स में काम कर चुके हैं और अब नेक्सिवा जैसे एक ग्रोइंग स्टार्टअप चला रहे हैं। एक टेक्निकल फर्म के लिए ब्रांडिंग और डिजिटल प्रेजेंस कितनी जरूरी है? आपने खुद दोनों साइड से क्या फील किया? तो मेरे हिसाब से एडिराइटली साइड की बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पर काम किया, और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में उन कंपनीज के नाम से जाना जाता है। एक सिंगल इंडिविजुअल कितना हाई परफॉर्मर है, कितना नॉलेजेबल है, अच्छे ब्रांड्स में उसकी ना कोई अहमियत है, ना कोई उन चीजों को समझता है, ना जानता है। तो वहां पर कंपनी का जो नाम है, जो हम ब्रांडिंग हम बोल रहे हैं, वो ब्रांड इज एट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। लेकिन जब हम छोटी फॉर्म में बात करते हैं तो उसमें एक पर्सनल ब्रांड होता है, स्पेशली कंसल्टिंग, की आप आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। जैसे इंडिया में एक पर्सनल ब्रांडिंग होती है आईआईटी और आईआईएम के नाम से। इफ यू आर आईआईटीएन और आईआईएम से, तो आपको एक अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा मार्केट में एज एन इंडिविजुअल। सेकेंड है, जब कैसे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल केपीएमजी से कोई अगर काम करके आया है, बॉस्टन से या गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, तो ऐसे हमारी इंडस्ट्री में कि अगर अच्छी कंपनी में तो वहां से आपकी ब्रांडिंग निकल के आती है। और तीसरा है कि आप एग्जीक्यूशन किस क्वालिटी का करते हैं, क्योंकि जो पहली दो चीजें हैं वो आपको एंट्री कराने में हेल्प करती हैं, लेकिन जब आप डिलीवर करते हैं तो डिलीवर में आपकी एक्चुअल नॉलेज काम आती है। लेकिन एज ए पर्सनल ब्रांड है और एज ए इंडिविजुअल आप उसको स्केल नहीं कर सकते।
क्योंकि आपके अपने लिमिटेड बैंडविड्थ है। आप 2 लोगों को, 4 लोगों को, 8 लोगों को आप अटेंड कर सकते हैं एक दिन में या महीने भर में या साल भर में, और एक लेवल के बाद जाकर आपकी ग्रोथ हो जाती है। सो एज पर माई ओपिनियन, जो मैंने फील भी किया, क्योंकि हम 5 साल से ज्यादा हो गए हमें, पहले मैं इसी सोच के साथ चला था कि मुझे लोग मार्केट में जानते हैं और ऐसे बिजनेस आ भी रहा था, बट एक लेवल के बाद हमारी ग्रोथ हो गई, क्योंकि अभी हर कोई राज को इंडिविजुअली जानता था और वो मुझे ही अप्रोच करता था और मेरी एक बैंडविड्थ थी, मैं इतने ही लोगों को सर्व कर सकता था। तो हमें लगा कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करते हैं, उसमें तो कोई एक इंडिविजुअल राज नहीं होता, ऐसे सैकड़ों राज काम करते हैं। तो हमें लगा कि डिजिटल मार्केटिंग या ब्रांडिंग बहुत जरूरी है बिजनेस को स्केल करने के लिए। जब ब्रांड बड़ा होता है तो इंडिविजुअल्स की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम आती है और वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं सर्व करने के लिए, जो स्केलेबिलिटी का एक रूट है। So as per my opinion, branding and digital presence is very important to scale your business. सही कहा आपने। बिना ब्रांडिंग के, स्पेशली आज के दिन में जहाँ पे दिस इज डॉक्टर नॉइस एट द फिंगर टिप्स, हमारे पास 50 ऑप्शंस हैं, तो डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। द राइट डिजिटल प्रेजेंस इज वेरी, बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, आखिरी सवाल मेरा ये है, नेक्सिवा का ये नया चैप्टर, नया ऑफिस, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ग्रोइंग टीम, एक सेंटेंस में आप दोनों के लिए सब क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मेरे हिसाब से नेक्सिवा का जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है, इट इज ऑल अबाउट द पीपल, वेदर इट इज ऑन सप्लाई साइड और डिमांड साइड। तो डिमांड साइड में हमारे कस्टमर्स हैं और सप्लाई साइड में हमारी एक नेक्सिवा की फैमिली है। और मैंने अपनी नौकरी से देखा कि एक एम्प्लॉय से स्टार्ट किया, नाउ वी आर द टीम ऑफ 22 पीपल एंड ऑल आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क टू ग्रो अराउंड विद द नेक्सिवा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम जो एक एम्प्लॉय डिग्निटी है, जो हमारी एक नेक्सिवा की फैमिली बन चुकी है, तो उनको साथ लेकर चलना है। और जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है हमारे बिजनेस का, तो डे वन से हमारा प्रिंसिपल यही रहा है कि अपने कस्टमर्स को उस लेवल की सर्विस देना, अनपैरेलल्ड सर्विस थ्रू दी प्रिसीजन इंजीनियरिंग और डिटेल्ड इंजीनियरिंग, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड, मेरे ख्याल से आपने सही कहा है। बिल्कुल मेरा बहुत बहुत अच्छा, थोड़ा और नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया। मेरी तरफ से एक हो सकता है कि हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम डेवलप करी है। एक कंपनी में एक ऐसा, मतलब कहते हैं ना कि टैलेंट तो होता है, आप टैलेंट हायर करते हो, लेकिन जब एक टैलेंट एक अच्छे कल्चर में काम करता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। तो हमें ये लगता है कि हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम डेवलप करी है। आपको टीम ओनरशिप देना है बिजनेस हाँ। अपने काम के लिए। और टीम के बिना आप कि कोई ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, तो कस्टमर एंड जो टीम है वो दोनों ही बड़े, कस्टमर है तो भी बिजनेस में मार्केट आगे जा रहा है ना, लोग बिलीव पर्सन्स पे नहीं कर रहे, वो मशीन्स पे कर रहे कि एआई आ गया, ये वाला टूल आ गया, ये चीज आ गया। बट हम लोगों को थोड़ा ये कि दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए किसी भी फैक्ट्री में। तो हमारे लिए तो है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम। बिल्कुल, अल्टीमेटली टीम ही काम करेगी। हाँ, एआई हो जाए, चाहे कोई भी आ जाए, हाँ, टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करने वाला तो आना उसमें बिल्कुल सही बात। एक टेबल से और एक फैक्ट्री पे आना, हार्डवर्क करते रहे और हमें काम मिला और हम ऐसी सिचुएशन से भी निकले। नेक्सिवा का ये नया चैप्टर,